जय हिंद साथियों, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 5 द्रव्य की अवस्थाएं से संबंधित प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के सॉल्यूशंस को देखेंगे, जो कि 2 अंक व 3 अंक वाले हैं। तो इनके आंसर जो होंगे वो थोड़े छोटे होंगे, हमें इनके आंसर को कम शब्दों में देने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इन प्रश्नों के हल का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, 30 डिग्री सेल्सियस तथा 1 बार दाब पर वायु के 500 डीएम क्यूब आयतन को 200 डीएम क्यूब आयतन तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमारे पास में जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। पहली बार का प्रेशर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो या इसे हम P नाम देंगे, और 1 बार यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास में, आयतन 500 डीएम क्यूब, और फिर अगले प्रेशर को हमको पूछा है न्यूनतम दाब की आवश्यकता, इसलिए हम उसे P1 और इसे हम क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, V1 200 डीएम क्यूब। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तापमान क्या है, स्थिर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्थिर तापमान पर बायल का नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं V अनुक्रमानुपाती 1/P, और यहीं से रिजल्टेंट हमारे पास में निकल के आता है PV इज इक्वल्स टू P1 V1। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, इसलिए हम P1 का सूत्र निकाल लेंगे PV/V1, और यहाँ हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रख देंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 2.5 बार। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, 35 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 डिग्री सेल्सियस पर गैस को 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा। देखिए, ये प्रश्न भी सिमिलर है प्रश्न क्रमांक 1 की तरह। ठीक है, इसमें भी हमें क्या लगाना है, बॉयल का नियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट कंडीशन में भी 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया हुआ है और सेकंड कंडीशन में भी 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे तापमान क्या है, निश्चित है, वो भी कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। और बाकी की चीज़ें हमें प्रश्न में दी हुई हैं, जैसे P1 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1.2 बार, V1 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 120 ml, और P2 हमें ज्ञात करना है और V2 की वैल्यू दी हुई है 180 ml। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में आंसर यहाँ पर आ जाता है 0.8 बार, हमारे पास में यहाँ पे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तथा 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार दाब पर डाई नाइट्रोजन के घनत्व के समान है, तो ऑक्साइड का अणुभार क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास में तापमान फिर से निश्चित है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ये बदल नहीं रहा है। ठीक है, और जब भी समान घनत्व हो और निश्चित ताप हो तब हमारे पास में संबंध होता है D इज इक्वल्स टू PM/RT। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट्स को अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि D इज इक्वल्स टू PM/RT कैसे आया है, तो इसको मैंने यहाँ डिफाइन करके रखा है। देखिए, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, अब यहाँ n की वैल्यू क्या होती है, W/m। ठीक, इसमें W जो होता है ये किसी अणु का द्रव्यमान होता है ग्राम में, और उस अणु का अणुभार क्या कहलाता है, m। ठीक है, तो मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इज इक्वल्स टू W/m। अब इस n के जगह हम W/m को रख देंगे, यहाँ पे देखिए हमने W/m रख दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस m को पक्षांतर करके p के तरफ ले जा देंगे और वहाँ के v को हम m के जगह ला देंगे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का क्या किए, हमने ट्रांसफर कर दिए, और अब हमारे पास में आ गया Pm इज इक्वल्स टू W/v इंटू RT। ठीक है, अब यहाँ पे W/v इज इक्वल्स टू D है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन बराबर होता है घनत्व। ठीक, तो हम इस वैल्यू की जगह में क्या रख देंगे, D। तो यहाँ पे हमारे पास में Pm इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, D इंटू RT, और D की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे PM/RT। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे घनत्व क्या दिया हुआ है, दोनों में समान दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे घनत्व समान है। ठीक है ना, जब समान है तो इसका मतलब हम यहाँ पे पहले कंडीशन के लिए लिख सकते हैं P1 इंटू M1/RT इज इक्वल्स टू P। दूसरी कंडीशन के लिए लिखेंगे हम P2 इंटू M2/RT, और यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, यानी कि हर जो है ये सेम है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में ये संबंध निकल के आ जाता है
P1 इंटू M1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू M2। ठीक, तो ये संबंध निकल के आ जाता है। और इस क्वेश्चन में और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जो तापमान होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, केल्विन पर ही लेंगे। और यहाँ पे तापमान दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको हम केल्विन में परिवर्तित कर देंगे 273 केल्विन। ठीक है, और R जो होता है ये यहाँ पे क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से इस संबंध में अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो P1 प्रेशर हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है, M1 नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको फाइंड करेंगे। क्यों, M1 क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था M क्या चीज़ है, इसका अणुभार। तो यहाँ पे हमारे पास में डाई नाइट्रोजन का अणुभार लगेगा। ठीक है, तो N2 जो होता है, ठीक है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा, और इसका अणुभार आता है 28। ठीक है, तो इस मान को हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास M1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 70 ग्राम प्रति मोल। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 3.32 बार पर 5 dm³ आयतन घेरने वाली 4.0 मोल गैस के ताप की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास में इस क्वेश्चन में R की वैल्यू भी दी हुई है जो कि गैस नियतांक होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं पहले। देखिए दाब P इज इक्वल्स टू दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 3.32, V दिया हुआ है 5 dm³, N दिया हुआ है 4.0 और R का मान भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 0.083। तो आदर्श गैस समीकरण से हम इसे सॉल्व करेंगे। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, और इसमें जब हम वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में तापमान निकल के आ जाता है 50 केल्विन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का क्रांतिक ताप क्रमशः 31.1 डिग्री सेल्सियस और -81.9 डिग्री सेल्सियस है। इनमें से किसमें प्रबल अंतर आणविक बल है तथा क्यों। तो देखिए अंतर आणविक बल कैसे फाइंड होता है, जिसका क्रांतिक ताप, जिस भी गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होता है उस गैस को हम उतनी ही आसानी से द्रवित कर सकते हैं, है ना। अतः अधिक क्रांतिक ताप वाली गैस में अंतर आणविक बल अधिक होता है। ठीक है, तो जिसका क्रांतिक ताप अधिक होगा उसमें अंतर आणविक बल भी अधिक होगा। इस प्रकार CO2 में अंतर आणविक बल अधिक है। क्यों, क्योंकि CO2 का क्रांतिक ताप यहाँ पर ज़्यादा दिया हुआ है 31.1 डिग्री सेल्सियस, ये ज़्यादा है -81.9 डिग्री सेल्सियस से, और ये क्रांतिक तापमान दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में अंतर आणविक बल अधिक होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, वान डेर वाल्स प्राचल की भौतिक सार्थकता को समझाइए। तो देखिए वान डेर वाल्स समीकरण में 2 प्राचल होते हैं। ठीक है, पहला है स्मॉल a और दूसरा है स्मॉल b। स्मॉल a हमें बताता है अंतर आणविक आकर्षण बल के परिमाप का मापक, है ना, यानी कि अंतर आणविक आकर्षण बल उस अणु में कितना है ये हमें कौन सा प्राचल बताता है, A। और दूसरा प्राचल B जो है ये हमें बताता है गैस के अणु में प्रभावी आकार का मापक है ये। ठीक है, तो गैस का अणु का आकार बताएगा ये, जो दूसरा प्राचल है क्या है, ये बताएगा हमें गैस के अणु का आकार। ठीक, तो दोनों प्राचल की भौतिक सार्थकता कुछ इस तरह से यहाँ पर डिफाइन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन क्या है। तो देखिए क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक ताप वह ताप है जिसे अधिक ताप पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता चाहे कितना भी दाब लगाया जाए। यानी कि ताप की वह सीमा जिसके बाद अगर हमने ताप थोड़ा सा भी बढ़ा दिए तो उस गैस को फिर हम चाहे कितना भी दाब लगा लें उसको द्रव नहीं बना सकते, उसको द्रवित नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी क्रांतिक ताप पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, क्रांतिक दाब, और इस दाब पर उपस्थित गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास आकार बदलने वाले गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े होते जाते हैं क्यों। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो आकार जो बदलने वाले गुब्बारे होते हैं, देखिए उनके अंदर बहुत हल्की गैस होती है। अब उसके अंदर जो गैस का प्रेशर है वो थोड़ा कम होता है वायुमंडलीय प्रेशर की अपेक्षा। ठीक है, नीचे जब वो रहते हैं तो उन पे वायुमंडलीय दाब अधिक लगता है। ठीक, अंदर का प्रेशर कम रहता है और बाहर का वायुमंडलीय प्रेशर ज़्यादा रहता है, और जैसे ही हम उनको ऊंचाई पे पहुंचाते हैं तो उनके अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है और बाहर का जो वायुमंडलीय प्रेशर रहता है वो हो जाता है कम। जैसे ही वो कम होता है तो गैस के जो कण होते हैं वो बलून्स की दीवारों में टकराते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर क्रिएट करते हैं,
और जैसे ही वो प्रेशर उसके बलून के अंदर का बढ़ जाता है तो उसका आकार भी बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड व ऑक्सीजन के मिश्रण में डाल्टन के आंशिक दाब का उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम अभिक्रियाशील गैसों पर ही लागू होता है, यानी ऐसी गैसें जो एक दूसरे पर क्रिया ना करें, है ना, तो ऐसी गैसों पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लगता है। और यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण पूछा है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO+O, और ये क्रिया करके क्या बना लेते हैं, CO2। इस वजह से हम इस नियम को इसमें नहीं लगा सकते। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, गीली व शुष्क हवा में कौन भारी होगी? ठीक है, तो गीली व शुष्क हवा में शुष्क हवा भारी होगी, क्योंकि शुष्क हवा जैसे कि N2+O2 तथा गीली हवा जैसे कि H2O युक्त हवा में शुष्क हवा का अणुभार गीली हवा के अणुभार से अधिक होता है। देखिए कैसे होता है, तो ये आप समझ सकते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि शुष्क हवा के हम 10 मोल ले रहे हैं और गीली हवा के भी हम 10 मोल ले रहे हैं। ठीक है, और शुष्क हवा क्या है, N2+O2 का मिश्रण, और गीली हवा क्या है, H2O युक्त यानी कि जल वाष्प युक्त N2 और O2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे N2 और O2 के मोल कम होंगे और H2O के मोल ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हमने मान लिए यहाँ पे 8 मोल H2O है और 2 मोल N2O2 है, तभी ये क्या होगी, गीली वायु होगी, और जो 10 मोल N2O2 होगी ये शुष्क वायु होगी। ठीक है, तो अब N2O2 का जो अणुभार होता है वो कितना निकल के आता है, 60। कैसे, देखिए N2 का अणुभार कितना होगा, 2, और नाइट्रोजन का अणुभार होता है 14, इसलिए गुणा 14, 2 मोल है इसलिए, है ना, तो 14 दूनी 28 ये, और ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो 16 दूनी 32 ये। ठीक है, तो 28 और 32 टोटल होते हैं कितने, 60। तो 1 मोल N2 का मान कितना आता है, 60। इस तरह से 10 के लिए कितना आ जाएगा, 600। ठीक, और इधर आएंगे तो H2O कितना होगा, H2O के लिए देख लीजिए, इसका अणुभार क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 इसका अणुभार। ठीक, नेक्स्ट क्या है, धन ऑक्सीजन, इसका अणुभार होता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो 18 या 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 144, और 2 N2O2 यानी ये 60 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 N2O2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 120, और जब हम इसको योग करेंगे तो कितना आएगा, 264। अब आप देखिए खुद यहाँ पर 264 जो है ये कम है और 600 क्या है, ज़्यादा। तो ज़्यादा अणुभार वाली जो शुष्क वायु होगी ये भारी होगी, शुष्क हवा गीली हवा से भारी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझा पाया हूँगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।